हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। मैं श्रेष्ठ प्रताप सिंह, बायोलॉजी। आज फिर हम लोग नीट की तरफ अग्रसर होंगे। इसमें हमको पूरा एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझना है। 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी आपको। मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए आज हम यहाँ से 12th का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। देखिए, आप बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी, आपको विधिवत देखिए बुक का साथ रखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का यहाँ पे लाइन टू लाइन स्पष्ट कराऊंगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा वर्ड टू वर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन बुक आप जरूर रखना। ठीक है, क्या है? इकाई 6 यानी यूनिट 6 जनन यानी रिप्रोडक्शन। देखो क्या है इसमें, इस यूनिट में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर 1 जीवों में जनन, चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर 3 मानव जनन, चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। इस तरह से हमको यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। जो जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, इसमें पूरे मानव की जनन की स्वास्थ्य की घटनाक्रम को बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर 1 जीवों में जनन देखते क्या है। अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 जीवों में जनन क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, पहला ही पृष्ठ है, देख लीजिए मुझे। ठीक है, अध्याय 1। ठीक है, क्या है इसमें? प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो जीव का जन्म हो गया तो उसकी डेथ नहीं होगी, है ना? ऐसा तो होता नहीं है। यदि जीव का, आप लोगों ने काफी सुना होगा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी लिखी हुई है कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि जीव है और उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु सत्य है, स्वाभाविक है। देखो क्या लिखा है, जीव के जन्म से, कब से? जन्म से, उसकी प्राकृतिक मृत्यु। मृत्यु कैसी हो? प्राकृतिक मृत्यु। आप कहोगे सर प्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसके पीछे कोई घटना उत्तरदायी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप घटना का मतलब क्या समझ लो, जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पे गया हुआ था और किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है और वहां पर उसकी डेथ हो गई, तो ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। या किसी ने पॉइजन आदि का सेवन कर लिया, ये प्राकृतिक मृत्यु है। तो क्या है कि प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, याद रखना। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु को नहीं, स्वस्थ है। लोग कहते हैं कि चलो आज ये ठीक थे, पता नहीं शाम तक तो ठीक थे, सुबह पता नहीं क्या हो गया, एकदम फिर डेथ हो गई, है ना? तो अब देखिए इसमें क्या है, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है यानी जो समय है वो क्या है? जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि यानी लाइफ स्पेन। क्या है? जीवन अवधि। तो जीवन अवधि डेफिनेशन क्या है? जीवन अवधि का मतलब है जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है वही जीवन अवधि, लाइफ स्पेन है। क्या है? लाइफ स्पेन है। चलो, अरे ये तो फोटो दिख रही है। हाँ, पहले ऊपर पढ़ते बाद में इस पर बात करेंगे। यह कह सकते हैं कि एक कोशी जीव, एनसीईआरटी में कोशी लिखा है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक कोशी जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। कोई भी जीव अमर नहीं है। तो कहने का मतलब है यहां पर कि एक कोशी जीव, एक कोशी जीव अमर है। एक कोशी जीव अमर है। कैसा है? अमर है। तो एक कोश की जीव अमर है, एनसीईआरटी। आप कहोगे सर अमर का मतलब क्या? उसकी डेथ नहीं होती है? डेथ होती है, किंतु उसको क्या है कि एक कोश की जीव मरते नहीं है बल्कि वो विभाजित होते हैं। विभाजित तो समझिए यहां पर क्या है कि जैसे एक अमीबा है, चलो ये केंद्रक है,
अब इसमें क्या होगा, इसमें विभाजन होगा। विभाजन कैसे होगा, सबसे पहले इस जीव में 1 से 2 केंद्रक बनेंगे। कितने केंद्रक बनेंगे, सबसे पहले केंद्र विभाजन होता है, याद रखना, सेल में सबसे पहले केंद्र विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन। 1 से 2 केंद्र बनेंगे। आगे क्या होगा, एक एक केंद्रक के साथ 2 अमीबा बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहां पर कहने का मतलब क्या, ये एक जीव था, केंद्र विभाजन हुआ और उसका 2 जीवों बट गया, मतलब 1 से 2 बन रहे, 1 से 2 बन रहे। तो यहां पर ये क्या है, ये मृत्यु नहीं हुई बल्कि इसका विभाजन हुआ। क्या हुआ, विभाजन हुआ। क्या हुआ, विभाजन हुआ। एक सेल थी, ये रही, उसमें केंद्र विभाजन हुआ और उसके 2 भागों में बट गई। तो क्या है कि एक कोश की जीव, हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि एक कोश की जीव मरते नहीं है बल्कि विभाजित होते हैं। एक कोश की जीव मरते नहीं है बल्कि विभाजित होते हैं। तो एक कोश की जीव के जीवन काल की समाप्ति मृत्यु नहीं है, एक कोश की जीव के जीवन अवधि की समाप्ति यानी जीवन काल की समाप्ति मृत्यु नहीं है बल्कि विभाजन है। इनकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अच्छा, अब जैसे अमीबा है, किसी कारणवश को गर्म जल में डाल दिया, अब वो मर जाएगा, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से नहीं मरा, है ना, उसको ऐसा वातावरण दे जिसकी मृत्यु, तो वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं करता अपनी, मतलब एक तरीके से यदि उसकी प्राकृतिक मृत्यु की बात की जाए तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। चलो, हाँ ये बात समझ लो पहले। यहाँ पे जो आप नीचे सीन देख रहे हो, अब ये जो महापुरुष हैं, हाँ कोई बात नहीं, चलिए, इनमें क्या है, इनकी देखो मृत्यु हो चुकी है, और यदि ये एक कोश की जीव होते तो नहीं मरते, तो क्या करते, ये 1 से 2 हो जाते, है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या है कि ये एक कोश की जीव नहीं है, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखो एमसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एमसीईआरटी में देखो, ये मैं अब सबसे नीचे पढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो क्या लिखा फिर से, कि जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, मतलब अब पहले पढ़ लो फिर बताता हूं। हाँ, यहां हम जनन का उल्लेखन कर रहे हैं। किसका, जनन का। किसका उल्लेखन कर रहे हैं हम, जनन का उल्लेखन कर रहे हैं, जनन का। ठीक है, कहने का मतलब है, ये लाइन कहना चाहती है कि जनन मृत्यु द्वारा होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति का एक माध्यम है। मतलब जो मनुष्य की डेथ हो रही है, लगातार डेथ में जितना नंबर कम हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा जनन के माध्यम से संख्या बढ़ रही है। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे एमसीईआरटी, जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य, कुछ प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कौन है, जनन। कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ऐसी हैं जिनसे वह यह निरंतरता, जन्म एक ऐसी, जनन ऐसी घटना जिसमें जन्म मृत्यु का क्रम बना रहता है। ये देखो एमसीईआरटी में आपको फिगर देखने को मिल जाएंगे। चलो, इन फिगरों में कुछ रिक्त स्थान दिए गए जो हम लोगों को पूरे करने, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। जैसे इसमें सिर्फ एलिफेंट को दिया गया है, यानी हाथी को, इसका जो जीवन काल है कितना है, 60 से, नोट डाउन कर लेना ये, ठीक है, 60 से 90 वर्ष, 60 से 90 वर्ष। फिर देखो यहाँ पे गुलाब दिया गया है, इसका जीवन काल कितना है, 5 से 7 वर्ष। कितना है, 5 से 7 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो यहां पर एम्फेंट तितली का जीवन काल दे रखा है, अच्छी बात है, याद रखना, ठीक है। तितली का कितना है, 1 से 2 हफ्ते, लेकिन किंतु डॉग का जीवन काल नहीं देखा है, लाइफ स्पेन नहीं बताया गया है। चलो जीवनावधि क्या है इसकी देखते हैं। कुत्ते की जीवनावधि है 15 से 20 वर्ष, नोट डाउन कर लो, 15 से 20 वर्ष। कुत्ते की जीवनावधि क्या है, 15 से 20 वर्ष। चलो आगे देखते हैं। अरे एमसीईआरटी ने कौवे का जीवन काल दे रखा है किंतु केले का नहीं दे रखा है। चलो देखते हैं बनाना ट्री की क्या लाइफ स्पेन है ना। इसका जो जीवन काल है वो है 25 वर्ष, नोट डाउन कर लो, कितना है, 25 वर्ष। कितनी है इसकी जीवनावधि, 25 वर्ष, याद रखना, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
चलिए अब हम गाय को देखते हैं, गाय का जीवन काल क्या है। तो गाय का यहाँ पर जीवन काल जो है वो है 20 से 25 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, ठीक है, 20 से 25 वर्ष। इसको दोबारा लिख देता हूँ, 20 से 25 वर्ष। और देखो तोता का जीवन काल दे रखा है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष एनसीईआरटी ने दे रखा है। और घोड़े का पूछा है, तो याद रखना जितना मगरमच्छ का है उतना ही घोड़े का है। तो इसका कितना है 60 वर्ष, तो घोड़े कितना हो गया 60 वर्ष, कितना हो गया 60 वर्ष। आगे देखते हैं। ये देखो फल मक्खी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब आगे जेनेटिक पढ़ेंगे तो वहां पर इस मक्खी के बारे में चर्चा विस्तार में करूंगा, ठीक है। तो इस फल मक्खी का जीवन काल कितना होता है, इस फल मक्खी का जीवन काल होता है 30 दिन, गलती नहीं कर देना, 30 दिन। कितना होता है 30 दिन होता है ना। इसके बाद धान, सभी लोग परिचित हो गए धान से है ना। धान का जीवन काल कितना है 3 से 4 माह, 3 से 4 माह, ये धान का जीवन काल हो गया। ये देखो कछुआ आ गया, इसकी जीवन अवधि दे रखी है एमसीईआरटी ने, किंतु बरगद की पूछ ली है। चलो देखते बरगद का जीवन काल क्या होगा। इंपॉर्टेंट 200 से 300 वर्ष। इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि इसको देखो कछुआ और इनका जीवन काल तो कितना अंतर है ना, ठीक 2 गुना है ना, 200 से 300 वर्ष होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये देखो एमसीईआरटी में आ जाइए, पेज नंबर एमसीईआरटी में बोल देता हूं, यदि आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो पेज नंबर पहुंच जाइए 5 पर। पेज नंबर क्या है 5। चलिए देखो क्या लिखा रखा, ऊपर लिखा हुआ है जीवों में जनन। जीवों में जनन की यहां एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, गलती नहीं करना, ऑफस्प्रिंग शब्द लैंगिक जनन की संतति के लिए करते हैं, ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, कहने मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें यानी जीवों में जनन परिभाषा क्या होगी, एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति और फिर को जन्म देता है। तो जनन क्या है, यदि कोई पूछता जनन है क्या, तो एक जीव द्वारा अपने समान एक छोटे से जीव जिसको संतति बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफस्प्रिंग। मैं फिर कह रहा हूं इंग्लिश जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में लिख के पूछ लेता है, ठीक है। संतति ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। आगे देखो क्या लिखा गया है, संतति में अब ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, एक छोटी सी बालक का जन्म हुआ, उसमें क्या क्या होगा, देखो संतति में वृद्धि होती है, पहली बात है ना, कॉमन सेंस लगाओ, छोटा सा बालक है उसका जन्म होगा, फिर धीमे धीमे वृद्धि होगी, परिपक्वता आती है, उसका विकास होगा, है ना, परिपक्वता आती है, तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। यानी वो बात क्या है, परिपक्वता आती, विकास होता, किशोर वयस्क बनते हुए अंत में एक खुद इतना परिपक्व कि संतान को जन्म देने के लिए सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार कितने चरण होते हैं, जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता है ना। अब इसके बीच में ये बात तो लिखना है, ठीक है। ये एमसीईआरटी ऊपर कह रही है क्या है, जन्म, वृद्धि, संतति को जन्म देने की क्षमता और मृत्यु चक्र, है ना, इस प्रकार चलता रहता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो आ गया, ठीक है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जनन जो है वो प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता, मतलब उसके बीच में एक जो कड़ी के समान लगातार अनुरत चलने वाला जो क्रम है वो कौन, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिए, जन्म हुआ,
क्या हुआ, जन्म हुआ। मैं इसको पहले सही कर लेता हूं। क्या लिखा है, पहले किसी व्यक्ति में जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु हो गई, क्या हुआ, मृत्यु हो गई। अब इसके बीच में सेतु का निर्माण कर रहा है, मतलब जन्म और मृत्यु के बीच में जो रिक्त स्थान को भर रहा है वो क्या है, जनन। क्या है वो, जनन। यानी जन्म और मृत्यु के बीच में जो रिक्त स्थान को भर रहा है वही जनन है। देखो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, क्या लिखा है, जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता, मतलब एक जन्म लिया उसकी डेथ, तो अब अगली जो उसका जो पीढ़ी आएगी, अगली जो उसका कारोबार निभाने वाला व्यक्ति होगा, जो उसकी संतान होगी, वो किसके थ्रू आएगी, जन्म के थ्रू। जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल बात ठीक है। विविधता का मतलब है भिन्नता, अंतर देखने को मिलेगा तुमको। क्या देखने मिलेगा, अंतर पाई जाती है, तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कैसे अपनी विधि विकसित करता है। देखो प्लांट होगा, समझो यहाँ पर जैसे पादप होगा, तो कोई भी पादप हो वो अपने ही जैन विधि को अपनाएगा। जंतु, इसके जन करने की विधि अलग होगी, है ना। कवक, इसके जन करने की विधि अलग होगी। प्लांट में क्या होगा, विधिवत पुष्प होगा, परागकण जाएंगे, आगे ने प्लांट का निर्माण होगा, है ना। जंतु में क्या होगा, सॉरी गलत लिख गया है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, जंतु। ये जंतु में क्या होगा, जंतु में क्या होता है कि जो जंतु है जो वो जंतु क्या करेगा कि उसके लिए मेल और फीमेल दोनों आएंगे, संलयन होगा, निषेचन क्रिया होगी पूरी, मतलब एक पूरा अपना लाइफ साइकिल करेंगे और संतति को जन्म देंगे। कवक क्या है, उसका पैटर्न अलग होगा। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, जीव विज्ञानी संसार में व्यापक, वही बात लिखी हुई है, विविधता पाई जाती, अंतर है, जीवों का जन्म करने की विधि अलग है, पादप अलग तरीके से जन्म करेगा और कवक, जीवाणु, सब हर मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना अलग अलग पैटर्न अपनाता है, पाया जाता था। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित, बहुगुणित मतलब क्या है, अपने ज्यादा 1 2 4 इस तरह संख्या बढ़ाना, और वो किसके द्वारा संभव है, जनन द्वारा संभव है ना। संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो आ गया, है ना। जीव किस प्रकार से जन्म करता है, उसके वास, है ना, क्या हो गया, वास, आंतरिक शरीर क्रिया, विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो इसके लिए अन्य कई कारक जिम्मेदार हैं कि उसका आवास कैसा है, आंतरिक शरीर क्रिया कैसी है, और ये सब चीज़ों को निरूपित करता है ना। उसके अनुकूल होना चाहिए, आवास भी उसके अनुकूल हो, आंतरिक शरीर क्रिया भी उसके अनुकूल हो, और भी कई कारक होते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है जो 1 अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित है, बिल्कुल बात ठीक है। जो जनन प्रक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, जो 1 अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी आधारित। देखो बात समझिए ध्यान से, क्या है, एक जीव से एक संतान उत्पन्न हो तो क्या है, अलैंगिक जनन, है ना। अब जब 1 + 1 कहने का मतलब है, एक होगा यहां पर मेल और एक होगा फीमेल, ठीक है, के मिलने से जब एक संतान उत्पन्न हो तो वो क्या है, लैंगिक जनन है। क्या है, लैंगिक जनन है ना। तो 1 से 1 यानी पेरेंट कितना है, 1 संतान उत्पन्न करे तो अलैंगिक जनन, और जब 2 पेरेंट भाग लें, मेल और फीमेल, नर और मादा, तो 1 संतान उत्पन्न करें, है ना, तब संतान उत्पन्न करें। तो जब 1 संतान को उत्पन्न करने के लिए, 1 संतान को उत्पन्न के लिए 1 जनक की आवश्यकता पड़े, 1 संतान को उत्पन्न करने के लिए 1 जनक की आवश्यकता पड़े, तो वो हो गया अलैंगिक जनन। और जब 1 संतान को उत्पन्न करने के लिए 2 जनक की आवश्यकता पड़े तो वो हो गया लैंगिक जनन,
ठीक है, वही लिखा है कि जनन प्रक्रिया 2 यहां पर किसको इशारा कर रहा है, लैंगिक हो सकती है ना, 2 प्रकार की हो सकती है, कौन कौन, लैंगिक और अलैंगिक, होगी 2 प्रकार की। अब जो एक, तो एक का मतलब क्या है, अलैंगिक, और दो का मतलब क्या है, लैंगिक, बीच भाग दे, तो बात समझ में आ गई। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, ये देखो, जब संतति की उत्पत्ति एक एकल जनक द्वारा युग्मक यानी गैमीट, ठीक है, निर्माण की भागीदारी, ये एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, है ना, यहाँ पे ना हो ये लिखना चाहिए, ठीक है, इन्होंने के साथ हो, अरे भाई जब 2 युग्मक बन जाएंगे मेल फीमेल तो भाई अलैंगिक जन कहाँ रहा, ये तो लैंगिक जन हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भागीदारी ना हो, इसको काट के सही कर लीजिए, ठीक है, ना हो अथवा उनकी अनुपस्थिति में हो, यानी किसकी, गैमेट की अनुपस्थिति में हो, तो वह जनन अलैंगिक जन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, थोड़ी ये सही कर लीजिए, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें इसमें क्या होता है, गैमेट का निर्माण ना हो यानी भागीदारी ना हो, ठीक है, और गैमेट अनुपस्थित हो और एक जनक भाग ले, 3 चीजें याद रखना, ठीक है, वो क्या हो गया आपका अलैंगिक जन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हम लोग समझ गए हैं। आप देखिए इसमें थोड़ी आपको देखो और अच्छे समझते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है अलैंगिक जन कहते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है अलैंगिक जन कहते हैं। देखो क्या होता है, अलैंगिक जन में क्या है, गैमीट नहीं बनते हैं, पहली बात गैमीट नहीं बनते हैं, क्या बनता है, अलैंगिक जन में स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। कहोगे स्पोर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजाणु, क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं बीजाणु, क्या बोलते हैं, बीजाणु। तो अलैंगिक जन में गैमेट नहीं बनते हैं, बनता क्या है, स्पोर यानी बीजाणु, क्या बनते हैं, बीजाणु। अब देखिए और क्या खास बात है इसमें, स्पोर, अब जो स्पोर होते हैं, स्पोर और गैमेट में अंतर क्या है, अब क्वेश्चन आया सर गैमेट और स्पोर में अंतर क्या है, देखो गैमेट और स्पोर में क्या अंतर है, स्पोर और गैमेट में जो अंतर है वो क्या है, स्पोर जो होते हैं क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं वो सीधे संतति उत्पन्न कर सकते हैं, स्पोर जो होते हैं वो सीधे संतति उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु जो गैमेट होते हैं वो सीधे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनको 2 गैमेटों को मिलाना पड़ेगा, एक मेल होगा एक, यानी ये मेल होगा और ये फीमेल होगा, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करेंगे तब संतति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर गैमेट कन्फर्म हो गया, नहीं होंगे, क्या होंगे, स्पोर होंगे, क्या होंगे, स्पोर होंगे, क्या होंगे, स्पोर होंगे। तो स्पोर और गैमेट में अंतर क्या है, स्पोर अकेले, मैं लिख देता हूं, जो स्पोर है, स्पोर एक अकेले जीव संतति उत्पन्न कर सकता है, जीव उत्पन्न कर सकता है, जबकि गैमेट 2 होंगे तभी संतति उत्पन्न होगी, संतति मतलब है संतान, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, गैमेट नहीं बनते हैं, स्पोर बनते हैं, हिंदी में इसको बीजाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजाणु, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जब 2 जनक, देखो आ गया साफ साफ, एम्फेट लिख दिया मैं, जो पहले में बात थी वही देखो आ गई, जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले, मैंने कहा था एक हो आपका मेल और एक हो फीमेल, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब क्या होगा,
तब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बात समझते दोबारा, नर और मादा युग्मक। अब देखो नर मादा युग्मक आगे कि नहीं आगे, इन्हीं को गैमेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब दो जनक विपरीत लिंग वाली जैन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मकों के युग्मन, युग्मन मतलब होता है मिलना, ठीक है, होता है, युग्मन होता है, तो यह अलैंगिक जन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं पूरी बात को। एक जनक से एक संतति बने तो अलैंगिक जनन, दो जनक से एक संतति बने तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में स्पोर बनते हैं, लैंगिक जनन में गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट। स्पोर एक संतति उत्पन्न कर सकता है ना, और जबकि गैमेट दो होंगी तभी संतति उत्पन्न होगी। धन्यवाद। आज इतना, शेष आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा।